ये महिला गांव की टोफू सुंदरी है। उसके द्वारा बनाए गए टोफू सफेद, मुलायम और स्वादिष्ट होते हैं। गांव के सभी लोगों ने उसका टोफू खाया है। उस रात चून चून टोफू हाउस में टोफू पीस रही थी, लेकिन गांव के सुरक्षा दस्ते के आदमी जल्दी में टोफू हाउस में आए। उनके हाथ में एक सुअर का पिंजरा था, क्योंकि कुछ दिन पहले शादी की दावत के बाद चून चून अकेली घर लौट रही थी। जब वह नदी किनारे पहुंची, अचानक कोई बाहर आ गया। वह था डोंग लाओसान। डोंग लाओसान ने दिन के समय आकर्षक चून चून को देखा था और तभी से बुरी नजर रखी थी, और अब उसे मौका मिल गया था।然后在这个巴斯梅克过来时，देखा वो व्यक्ति को जाने वाला था, कुछ ज्यादा ग्रामीण चीज देखी। उसने देखा कि पानी से कुछ सामने कर रहा है। और फिर जब गांव वाले नदी के किनारे पहुंचे और कारण पूछा, तो डोंग लाओसान के बेटे ने आरोप लगाया कि चुनचुन ने उसके पिता को बहकाया। तब छोटे लिन ने सामने आकर सच्चाई स्पष्ट की, लेकिन उन्हें बिना कुछ सुने पीट दिया गया। लेकिन नेता को समझ आ गया कि यह लंबे समय से चली आ रही अफवाहें फैलाने वाली राक्षसी फिर से परेशान कर रही है। इसे शांत करने के लिए नेता ने फैसला किया कि वह अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई के तरीके एक पवित्र और निर्दोष लड़की को, लंबी जीभ वाले सांप देवता को बलिदान देना। तो किसके घर की लड़की को बलिदान के लिए चुना जाए? लेकिन कोई भी अपने घर की बेटी को योगदान नहीं देना चाहता था। इसलिए उन्होंने सोचा, जो तुम जिया से निकाले गए द्वितीय परिवार का था, वह उनका उपनाम भी डोंग है, तो यह शर्त पूरी हो जाती है। ये लड़की घर में दलियां खा रही थी। तभी अचानक एक समूह अंदर घुसाया और उसे सीधा खींच कर ले गया। और समूह का नेता वास्तव में लड़की का चचेरा भाई ही था। लड़की का सगा भाई छोटा लिन सामान उठाकर उनसे लड़ाई करने लगा, परंतु अंत में अकेली 2 मुठ्ठियां 4 हाथों का सामना नहीं कर सकी और बहन को फिर भी ले जाया गया। छोटा लिन अपनी बहन को चुपके से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जाल में फंस जाता है और फिर से पिट जाता है। बाद में वह हाल ही में शादी करके आई भाभी के कमरे में छुप जाता है। भाभी शहर की रहने वाली है, पढ़ी लिखी है और उसके पास है संस्कृति। वो पहले से ही गांव के लोगों की मूर्खतापूर्ण बलि देने की प्रथा को नहीं सहन करती थी। बड़े भाभी की सलाह पर छोटे लिंजी ने फैसला किया कि बड़ी नागिन को खत्म करना ही बहन को बचाने का तरीका है। इसलिए वह पास के गांव में जाकर सांप पकड़ने के विशेषज्ञ ह्वांग मास्टर के पास गया। ह्वांग मास्टर ने जैसे ही सुना कि उसे नॉर्थाओ गांव में सांप पकड़ने जाना है, तो वह बार-बार सिर हिलाने लगे। नॉर्थाओ गांव पहले से ही सांपों को वर्जित करता है, वहां जाकर सांप पकड़ना तो खुद मौत को बुलावा देना है। लेकिन अपने चेला एरमाओ की शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए अंत में उसने मंजूरी दी। दूसरे का नाम है एरमाओ, जो अपने गुरु के साथ गांव में सांप पकड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। रात को भूख लग गई तो वो टोफू की फैक्ट्री में चुपके से खाने चला गया, लेकिन संयोग से सुरक्षा दल के लोगों से टकरा गया। सुरक्षा दल के कप्तान ने शून शून पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने अपने पिता को बहकाया और उसे सुअर पिंजरे में डालने का इरादा किया। एरमाओ को मजबूरन गोदाम के इस समय बाहर की दस्तक की आवाज ने भी चौंका दिया और अब वह कैंकू में भागी। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पीछे एक बड़ा जीव धीरे धीरे रेंग रहा था। चुनचुन ने चारों ओर देखा। केवल एक अलमारी थी जिसमें छुपा जा सकता था। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और वही जगह थी जहां एरमाओ छुपा हुआ था। हालांकि दोनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने चुप्पी बनाए रखी और साथ में छुप गए। ये अलमारी ही थी जहां एरमाओ और चुनचुन की पहली मुलाकात हुई। सुरक्षा दल ने टोफू कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और प्रत्येक कमरे की तलाशी ली और जल्दी ही इस गोदाम तक पहुंच गए। एक सुरक्षा दल के सदस्य ने देख रेख की और तुरंत उस अलमारी को पहचान लिया जहां कोई छिप सकता था। वह धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। अचानक किसी चीज से ठोकर खा गया। उसने मुड़कर देखा और देखा कि वह बड़ा सांप था। सांप अपनी जीभ लहराते हुए उसके पास आया। उसका एक सिर इंसान से भी बड़ा था। यहाँ तक कि एरमाओ ने भी कहा, बहुत बड़ा है। वह सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे पैंट में ही पेशाब कर चुका था। वो कैसे याद रखता कि भागना है। बाहर के लोग अंदर की शांति देखकर दरवाजा खोलकर अंदर आए, लेकिन वहाँ किसी का पता नहीं था। सिर्फ बड़ा सांप सिर उठाकर कुछ निकल रहा था। इस समय एरमाओ भी और नहीं छिप सका। उसने चुनचुन को खींचा और अलमारी का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। दरवाजे के बाहर खड़े गांव वालों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है कि तभी विशाल सांप बाहर आ गया और एक और व्यक्ति सांप के पेट में समा गया। बचे हुए कुछ लोग भागकर मुखिया के पास रिपोर्ट करने गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुखिया ने कहा, जल्दी से बलिदान की वेदी तैयार करो, कल रात बच्ची को चंग शेशेन के लिए चढ़ा देना है। अगले दिन ह्वांग शिफू ने पेशेवर खोज के बाद बिल्कुल सही तरीके से सांप का बिल ढूंढ लिया। फिर उन्होंने एक छोटी सुअर का बच्चा तेल लगाकर सांप के बिल में भेजा और बड़ा सांप जल्दी ही फंस गया। उसने सुअर के बच्चे को एक बार में निगल लिया। एरमाओ ने पूरी ताकत से लोहे की जंजीर पकड़ी, पर वे अजगर की ताकत को कम आंक बैठे और यह लगभग उसे गुफा में खींच ही लेता। सौभाग्य से जंजीर टूट गई। एक उपाय असफल रहा तो उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने सांप की गुफा के चारों ओर छूने का पाउडर छिड़क दिया और केवल एक रास्ता छोड़ा। फिर आग जलाकर धुआं गुफा में भेजा। साथ में उन्होंने हिंदी में तांत्रिक क्रियाएं की जो कि पीले गुरु ने तिब्बत से सीखी थी और धीरे धीरे अजगर को बाहर निकाला। गुफा के मुहाने पर उन्होंने तैयार की गई मार्गदर्शिका के अनुसार बड़े सांप को आकर्षित किया। ह्वांग शिफू ने सही अवसर का इंतजार किया। एक लोहे का हुक बड़े सांप के शरीर में मारा, फिर कूदकर सांप को पेड़ पर लटका दिया। उसने पेड़ के चारों ओर भागकर सांप को पीछा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे सांप खुद को पेड़ पर लिपट गया। फिर भी सांप की लंबी पूंछ ने एरमाओ को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। ह्वांग शिफू ने एक और चाल चलाई और एक विशेष दवा के पाउडर से बनी धुएं की बम को सांप की ओर फेंका। इस बार आखिरकार बड़ा सांप सहन नहीं कर सका और धुएं में गिर गया। एरमाओ सांप के ऊपर चढ़कर अंतिम वार करने वाला था, लेकिन इस वार ने सांप को दर्द पहुंचाया। जागे हुए बड़े सांप ने दोमो को अपनी पीठ पर लादकर जंगल में इधर उधर दौड़ाया, जब तक कि वह उसे पेड़ पर नहीं टकरा गया। बड़ा सांप पूरी तरह से गुस्से में आ गया और सामने की हर चीज को निगलने की कोशिश में लग गया। आदमी अचानक कुछ विशालकाय जाल छलांग लगाते हुए बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने बड़ी सफलता से विशाल सांप को जकड़ लिया। यह था कि ह्वांग शिफू की अंतिम योजना। सौभाग्य से सांप को काबू में कर लिया गया। इस समय बड़ी बहू तेजी से दौड़ती हुई आई। बलि की रस्म जल्दी कर दी गई थी। यह बहन चक्र पर बांधी हुई थी। चेहरे पर हैरानी थी, भय और असहायता, क्योंकि उसे गांव वालों ने लंबी जीभ वाले देवता को बलि के रूप में चढ़ा दिया था। मुखिया के एक आदेश पर गांव वाले आग जलाने वाले थे। तभी लड़की का भाई छोटा लिंजी आ गया और उसके साथ बड़ी सांप की लाश भी लाई। कोई लंबी जीभ वाला देवता नहीं था, बस ये बड़ी सांप ही परेशानी का कारण थी। लेकिन गांव वाले उल्टा डर गए। घबराकर लंबी जीभ वाले देवता से माफी मांगने लगे और छोटा लिंजी को पकड़ लिया। कहा कि उसने लंबी जीभ वाले देवता का अपमान किया और पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। उसे पकड़कर एक साथ बलि देकर मदद के लिए आए हुए ह्वांग मास्टर और उनके शिष्य को भी पकड़ लिया गया। बड़ी बहन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको भी प्रमुख ने बेरहमी से थप्पड़ मार दिया। गांव वालों ने चिताई पर आग लगाकर पूजा शुरू की। सोच भी नहीं सकते थे कि पानी से वाकई कुछ निकलने वाला है और वह बड़ी सांप की तुलना में भी बड़ा सांप राजा था। पुरानी सोच के गांव वालों को लगा कि यह लंबी जीभ वाले देवता की दृष्टि है और वे सब प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें मिला केवल निर्दयी का।
और हत्याकांड। घबराहट में संपादक के बड़े बेटे को भी सांप ने निगल लिया। अपने नवविवाहित पति को सांप का शिकार होते देख बड़ी बहू अत्यंत दुखी हुई। इसी समय छोटा लिन और इरमाओ एक गाड़ी में विस्फोटक और शराब लाए मास्टर हुआंग ने सांप को उधर खींचा, फिर एक रॉकेट से विस्फोटक को उड़ा दिया। सांप जलकर हर तरफ चिल्लाने लगा, लेकिन वह नहीं जानलेवा साबित हुआ। इसके बाद सांप राजा ने बहन को एक ही बार में निगल लिया और फिर पानी में घुसकर भाग गया। दुखी और क्रोधित हुआ छोटा लिन जी ने हुआंग मास्टर से अनुरोध किया कि वह उसके साथ मिलकर सांप राजा को मार दे बहन के प्रतिशोध के लिए, लेकिन दोनों के पास आत्मविश्वास नहीं था। इसी समय चुनचुन अचानक बाहर आया और उसने आते ही इरमाओ को एक प्रेम भरी प्रोत्साहित करना। मूल रूप से दोनों व्यक्ति पहले बड़े सांप से बचने के लिए गलती से एक ही कपड़े की अलमारी में छिप गए थे, जिसके कारण एक तनावपूर्ण और रोमांटिक मुलाकात हुई। यह देखकर कि शागिर्द की पत्नी को सहारा मिल गया है, हुआंग शिफू ने गांव वालों की मदद करने का निर्णय किया। इस समय अपने गुफा में वापस आए सांप के राजा ने बहन को वापस बाहर निकाला और बहन अभी भी जीवित थी। छोटे लिंजी और उनके साथी सांप की गुफा तक पहुंच गए, जिसमें बड़े भाई की पत्नी भी शामिल थी, जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए लड़ाकू पोशाक पहनने का फैसला किया। उन्होंने वहां कई सांप के अंडे पाए। यदि ये सभी अंडे फूट जाएंगे तो यह कितना भयानक होगा। उन्होंने इन अंडों को नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन बम को रखते ही सांप का राजा बाहर आ गया। बड़ी भाभी ने बहादुरी से गोली चलाई, पर यह सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उन्होंने फ्यूज को जलाया, बम विस्फोट होने वाला था, लेकिन छोटा लिंजी ने बहन की आवाज सुनी तो उसने फ्यूज को बुझा दिया और अंततः बचाया खोई हुई माँ न माँ ताप। बहन नागराज को देखकर हुआंग मास्टर की ओर झपटी। हुआंग मास्टर बचते बचाते अचानक देखता है कि यहाँ की खनिज चट्टानें खुद गर्म हो रही हैं। लगता है कि यही खनिज चट्टानें नागराज के परिवर्तन का कारण बनी। छोटे लिंज को एक मौका मिलता है और वह बम को सांप के राजा की ओर फेंक देता है। बड़ी भाभी निशाना साधकर गोली चलाती है और बम को विस्फोट कर देती है। सदमे से सभी स्तब्ध हो जाते हैं, लेकिन सांप के राजा की खाल असाधारण रूप से मजबूत होती है और वह सिर झटकते हुए फिर उन पर झपटता है। सभी को पास के एक संकरे गुफा में छिपना पड़ता है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह गुफा अंततः पहुंचाती है डोंग परिवार के पुरखों के पास। कब्र के कक्ष में देखते ही देखते सांप राजा गुफा का द्वार तोड़कर अंदर घुसने ही वाला था और उनके पास केवल आखिरी पैकेट बम बचा था। बाहर से सांप राजा को मारना असंभव था। इसी समय हुआंग मास्टर ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने दूसरों को पीछे धकेला और खुद बम लेकर सांप राजा की ओर बढ़ गए। बम सांप के मुंह में फटे, आखिरकार उसे टुकड़ों में उड़ा दिया और साथ ही डोंग परिवार का पुराना मकबरा भी ढह गया, जिसमें सांप राजा दफन हो गया और साथ ही दफन हो गए चेन परिवार के अंधविश्वास और इरमाओं की जवानी।